नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। ये भारत 24 है। यहाँ विजन ऑफ न्यू इंडिया की कस्में खाई जाती है। रात 9 बजे मेरा और आपका रिश्ता कई सालों से मजबूत होता रहा है और आज यकीन मानिए इस मजबूती को एक नई दिशा देने का वक्त आ गया है। आज मैं खुलकर आंकड़ों के साथ अपने मन की बात इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए आपके सामने रखूंगी। रोज देश की रगों में बह रहे हर मुद्दे पर इसी वक्त यहीं पर आपसे बात करूंगी। मैं एकदम आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। मेरा पक्ष भारत है और मुझे यह कहने में कोई संकोच और शर्म नहीं है और यह मैं डंके की चोट पर कहती रहूंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। जो भारत के साथ है मैं उनके साथ हूं, उनका साथ देने से भी मुझे कोई नहीं रोक पाएगा और जो देश के साथ नहीं है उनकी यहीं पर मैं खबर लूंगी। यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, मैं आंकड़ों के साथ आईना दिखाऊंगी और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की खूब सारी शुभकामनाएं। और मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकती हूं, व्यूअर्स यानी आप लोग, मैंने आपको गुरु का दर्जा दिया है क्योंकि आपसे इन 15 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। जहां भी जिस राज्य में भी जाती हूं आपकी बातों को सर आंखों पर लेती हूं। तो सबसे पहले आज द रूबिका लियाकत शो में आपको नमन, आपके आशीर्वाद के साथ शुरुआत करती हूं। आज्ञा दीजिए। लेकिन पहले वार पलटवार। सबसे पहले तो देश की एंकर रूबिका लियाकत जी के लिए बहुत शुभकामनाएं और उन्होंने एक बड़े चैनल से एबीपी न्यूज़ के बाद में अब भारत 24 चैनल को ज्वाइन किया है। इसके लिए उन्हें अनेक शुभकामनाएं और उनका जो ये दहाड़ जो शो है वो निश्चित तौर पर पूरे देश भर में जाना जाता है। आज की जिस तरह से पॉलिटिकली हालात है, आने वाले समय में चुनाव की 2023 और 2024 विशेष राजस्थान में भी चुनाव है और 2024 में पूरे लोकसभा के चुनाव है। तो ये उनका एक क्रांतिकारी कदम है और एक हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भारत 24 तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन आज सुबह ही हमने देखा कि रूबिका मैम जो है वो होस्ट करने वाली हैं शो। एक नया शो शुरू हो रहा है दहाड़, तो हम स्पेशली पूरी फैमिली आज वही देखने बैठी हैं। एंड काफ़ी टाइम से मैम को मिस कर रहे थे, मैम दिख नहीं रही थी, लेकिन आज हमें पता लगा कि मैम का शो आ रहा है, सो हम सब वही देखने बैठे हैं। शी इज़ अ वेरी बोल्ड जर्नलिस्ट आई वुड से, एंड हमें ऐसा ही मीडिया पर्सन चाहिए जो फैक्ट्स पे बात के हित के लिए और देश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको फिर से उठाएंगी। और जो आपने जिक्र किया दहाड़ शो का, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जनता के लिए वो दहाड़ेंगी और मुद्दों को लेकर वो आगे आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि भारत 24 को एक ऊंचे शिखर तक ले जाने में काम करेगी और जनता तक, है ना, भारत का चौथा स्तंभ का बखूबी निष्ठावान तरीके से ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच खबरों को पहुंचाती रहेगी। भारत 24 के तमाम पत्रकारों को, उनके सहयोगियों को, उस पूरे टीम को बधाई। जरिए और से और अच्छे तरीके से वो राष्ट्र के लिए बातें करें, समझाएं और अधिक से अधिक आपको सेवा दे सकें। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप लोगों की उम्मीदें ना मेरी आंखों को कभी कभी नम कर जाती हैं और मैं आज एक बार फिर से आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी जुबान पर लगाम नहीं लगेगी जब देश के खिलाफ कोई बात करेगा। मेरी जुबान पर लगाम मैं कभी नहीं लगाऊंगी जब आपको लगेगा कि हमारी आवाज कोई तो उठाए, कोई तो हमारे सवालों को पूछे। और फिर आपको बता रही हूं, यहां सवाल सरकार से भी होगा, सरकार के अलावा विपक्ष से भी होगा और कई बार
मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर भारत को आगे ले जाना है तो आपकी जिम्मेदारियों को लेकर भी मैं आपसे सवाल करूंगी। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए आपको भी उस ट्रैक पर आना होगा। सिर्फ जिम्मेदारी एक तरफ नहीं है, हम सबको मिलकर स्तंभ के तरह खड़े हो जाना है ताकि हिंदुस्तान वो पावर सेंटर बन जाए जिसे कोई हिला ना पाए। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूं वो महाराष्ट्र को लेकर है। क्यों? आप सब जानते हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, याद है ना आपको? इसमें मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद नेताओं की फौज सबने देखी थी। 15 पार्टियों के नेता एकजुट हुए थे, मगर 9 दिन के अंदर झटके में आपको झटके दिखना शुरू हो गए। विपक्षी एकता के सबसे ताकतवर नेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बगावत हो गई। उनके सबसे करीबी माने जाने वाले, उनके साथ हमेशा साए की तरह खड़े रहने वाले उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी। बगावत के बाद से महाराष्ट्र में और पूरे देश में सियासत इस वक्त गर्म है। एनसीपी के दोनों गुट शरद पवार और अजीत पवार में जमकर वार पलटवार हो रहा है और अजीत गुट ने एनसीपी से 3 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इसके बाद शरद पवार गुट ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को सस्पेंड कर दिया। बगावत से पहले एनसीपी ने 53 विधायक अपने पास अपने खेमे में रखने का दावा किया था और थे, लेकिन अब जब 2 गुटों में पार्टी बढ़ गई तो अजीत गुट बाजी मारता हुआ दिख रहा है। जूनियर पवार गुट ने 40 से ज्यादा विधायकों का दावा किया और इसी के साथ अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है। बागी अजीत पवार ने चाचा के सामने एक सुलह समझौते का फॉर्मूला पेश भी कर दिया। नया फॉर्मूला क्या है? उसके तहत शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अजीत ने उनसे आपसी सहमति से फैसला लेने का आग्रह कर लिया है। चाचा को पटखनी देने के बाद अजीत पवार अब फ्रंट फुट पर खेलने में जुट गए हैं। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार से पूछा गया कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है बताइए, तो इस पर अजीत पवार ने क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? भाई गजब का खेल चल रहा है। अजीत पवार चाहे जो भी कह दे, लेकिन उनके चाचा यानी महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य पीछे हटने के मूड में जरा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सतारा में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई भी। भतीजे की बगावत के बाद पहली बार लोगों के सामने आए और हुंकार भरते हुए कहा कि सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। हमारे कुछ लोग बीजेपी की चाल के शिकार हो गए, उन्होंने ये कहा। बीजेपी हमेशा इस तरह का खेल करती है, उन्होंने ये कहा। बीजेपी को सही जगह दिखाकर हम दम लेंगे, शरद पवार ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इन बातों को सामने रखा। महाराष्ट्र में एनसीपी में जारी खेल कुछ उसी तरह इस वक्त दिख रहा है जैसे साल भर पहले दिखा था, याद कीजिए। तब एकनाथ शिंदे होकर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया था और फिर बीजेपी के साथ मिलकर उसने सरकार बना ली थी उन्होंने। अब अजीत पवार ने यही खेल कर दिया है, लेकिन इन सबके बीच खास बात क्या है बताइए? खास बात यह है कि शरद पवार कोर्ट नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है आपसे आपकी पूरी कोई संपत्ति छीन ले, आपके नाक तले आपको गजब का धोखा दे जाए और आप टीस के साथ रह जाएंगे। ऐसा हो सकता है। और मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रही हूं, मैं शरद पवार की बात कर रही हूं। शरद पवार ऐसा कर सकते हैं कि उनकी पूरी पार्टी 99 से जो पार्टी उन्होंने बनाई है, जिसे खून पसीने से एक करने का वो दावा करते हैं और किया भी है, उस पार्टी को कोई तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे और उसके खिलाफ वो कोर्ट नहीं जाए। चौंकाने वाली बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से सियासी पार्टियों में इस बात को लेकर अब चर्चा चल रही है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं रणनीति चाणक्य नहीं बनाई हो। अब ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर से अभी पर्दा नहीं उठा है। अब ये तो वो खबर थी जो आपको समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन आज द रूबिका लियाकत शो में इसका जिक्र क्यों? इसका जिक्र इसलिए क्योंकि जब ये खबर सामने आई तब मन में ये विचार चलने लगा कि ये हो क्या रहा है। मतलब कोई एक पार्टी ऐसे चुटकियों में टूट सकती है क्या? उन कार्यकर्ताओं का क्या? वो जो मेहनत कश
कार्यकर्ता दिन रात अपना परिवार छोड़कर नेताओं के साथ अपनी पार्टी को लेकर खड़ा रहता है, उनका क्या? ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी ऐसे चुटकी में टूट जाए? ये कौन सी पार्टियां करती है बताइए, और ये किसके लिए करती है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। ये एनसीपी में जो टूट इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, वो आपके हक के लिए है, आपकी विचारधारा के लड़ाई के लिए है, या उनकी विचारधारा की लड़ाई के लिए है? ये इसलिए है क्योंकि दोनों को, चाचा और भतीजे को, ये लग रहा था कि हक तो मेरे पास रहेगा, यानी पावर सेंटर मैं रहूंगा। अजीत पवार को लगा कि मैं पावरफुल रहना चाहता हूं, शरद पवार को लगा कि नहीं, ये तो पार्टी मेरी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी आगे बढ़े, और इसीलिए चाचा भतीजा में इस तरीके से लड़ाई शुरू हो गई। यानी जब आप पार्टी को अपनी बपौती समझने लगे, जब आप पार्टी को अपना एक बिजनेस समझने लगे, तो ये खेल होगा, और ये खेल तब होगा जब परिवारवाद उसकी जड़ में होगा। सुनिए आप, इसी परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया, उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको हैरानी नहीं होती है कि जिस पार्टी को आपने वोट दिए, जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आपकी वोट से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हुए, वो आपके मुद्दों की बात करने के बजाय अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और क्यों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी उनकी बपौती है, क्योंकि उनको लगता है कि राजशाही है। इस पार्टी पर कब्जा सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इस वक्त जो है टारगेट बन गया है। ये नक्शा आप मेरे सामने देख रहे हैं, किसका है? ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। इसमें बहुत सारे नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप इस नक्शे को देख लीजिए, इस नक्शे में आपको कई नेता दिख रहे होंगे। ये सब हमारी राजनीतिक किस्मत तय करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। कहने को तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका है, सारे राजे रजवाड़े खत्म हो गए हैं। कितने थे? 365 रियासतें थी ना, वो सब खत्म हो गई। एक भारत इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र आ गया है, चुनाव का सिस्टम आया, कई सारी पार्टी बनी, कई बनकर बिगड़ भी गई। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये सियासी पार्टियां हैं, है ना। लोकतंत्र के माने क्या है? 3 चीजें होती है लोकतंत्र में। एक तो वो जो चुनते हैं, एक वो जो चुना हुआ है, और एक वो जिस किताब के तहत इन दोनों को काम करना है। और यहां पर जिसके लिए जो काम कर रहे हैं, वो अपना पूरी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। हमारा संविधान बनाने में सबसे मजबूत किरदार निभाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, देख लीजिए आप। उन्होंने कहा, अब राजा किसी रानी के पेट से नहीं बल्कि मतदान की पेटी से निकलेगा। कितनी खूबसूरत बात कही थी। चुनाव आयोग के मुताबिक हमारे देश में अभी 2796 राजनीतिक पार्टियां हैं रजिस्टर्ड, लेकिन इनमें से 6 पार्टियां राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय पार्टी मतलब जिन पार्टियों का 1 या 2 नहीं, ज्यादातर राज्यों में आधार है, जबकि 72 पार्टियां ऐसी हैं जो एक राज्य या किसी राज्य के किसी खास इलाके में सीमित है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सियासी पार्टियां नई रियासतें बन गई हैं। इनमें पूरा खानदानी सिस्टम है। बाबा साहेब की सोच के बिल्कुल उलट राजा या इन पार्टियों का मुखिया अभी भी मतपेटी से नहीं आ रहा है। और मैं सांसद और विधायक की बात नहीं कर रही हूं,
मैं बात कर रही हूं उस पार्टी के मुखिया की। वो मतपेटी से आ रहा है। वो तो अभी भी जिसने पार्टी बनाई है उसकी पत्नी की पेट से निकल कर आ रहा है, यानी मेरा बेटा राज करेगा, मेरी बेटी राज करेगी। तकरीबन हर राज्य में यही हाल है। यहां पार्टी अध्यक्ष का बेटा या बेटी अध्यक्ष बन रहा है। पूरा कुनबा सिस्टम है और जैसा राजा रजवाड़ों के दौर में हुआ करता था वैसा ही इन परिवार वालों में अभी चल रहा है। जमकर लड़ाई हो रही है। बाप के खिलाफ बेटा है, भतीजे के खिलाफ चाचा भाई है, भाई के खिलाफ बहन है, सास के खिलाफ बहू है, बेटी के खिलाफ माँ है, माँ के खिलाफ बेटी है, भाई के खिलाफ भाई है। मतलब जमकर सिर फुटअव्वल हो रही है। इस नक्शे में हम कश्मीर से शुरू करते हैं और आज करना ज़रूरी है। आपको एक एक पार्टी के बारे में, उसमें कितना परिवारवाद का वायरस है उसके बारे में जानना चाहिए। देश का मुकुट है कश्मीर। वहाँ क्या है? वहाँ शेख अब्दुल्ला ने 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। ठीक है, जब तक वो जिंदा रहे तब तक वही अध्यक्ष रहे। फिर उनके बाद फारूक साहब पार्टी के अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बनते रहे और जब उमर साहब सियासत समझने लगे तो अगुवाई करने के लिए तैयार हो गए और 2002 में उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों को अपने हाथ में ले लिया, यानी दादा, दादा के बाद पापा, पापा के बाद बेटा जी। इसी तरह आगे बढ़िए आप। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पार्टी पीडीपी में क्या हुआ? मुफ्ती साहब ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, वो कांग्रेस से अलग हो गए, फिर वापस जुड़ गए। फिर 1999 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उनकी बेटी महबूबा उनकी वारिस बनी। 2016 में सीएम रहते हुए उनकी मौत हो गई तो उनकी बेटी महबूबा मुख्यमंत्री बन गई। अब ज़रा आप बताइए, परिवारवाद वहाँ की दो महत्वपूर्ण बड़ी पार्टियों में कहाँ तक पहुँचा है? वहाँ से आगे बढ़िए आप भारत के नक्शे में। अब नीचे की तरफ आइए, पंजाब। यहाँ पंथक सियासत चलती है। कई अकाली दल हैं लेकिन सबसे बड़ा अकाली दल आपके सामने है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल बादल, ये सबसे बड़ा दल है। प्रकाश सिंह बादल 1995 से 2017 तक इसके अध्यक्ष रहे। वो बहुत जब बुजुर्ग हो गए, पार्टी का प्रधान उन्होंने अपने बेटे सुखबीर बादल को बना लिया। लेकिन इससे पहले आपको पता है क्या था? बादल साहब को अपने घर में ही बगावत झेलनी पड़ी। प्रकाश सिंह बादल की सियासत जब बुलंदी पर थी, चमक रही थी, तो उनके भतीजे मनप्रीत बादल उनके वारिस समझे जाते थे। वो उनकी सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन फिर प्रकाश के बेटे सुखबीर साहब एक्टिव हो गए राजनीति में। फिर क्या हुआ? फिर बेटे के आगे भतीजे को भला कौन पूछता? हमेशा सियासत में बेटे के आगे भाई और भतीजा कमज़ोर पड़ा है, ये आप भी जानते हैं। तो मनप्रीत को भी नई जगह तलाशनी पड़ी। चाचा से अलग होकर उन्होंने 2011 में पहले पंजाब पीपल्स पार्टी बनाई, बात नहीं बनी। 2017 में उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया और इस साल वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो भतीजा भटकता रहा, लेकिन बेटा जी पार्टी अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी हरसिमरत केंद्रीय मंत्री बनती रही। अब आगे आइए, हरियाणा। यहाँ का सबसे बड़ा सियासी परिवार कौन सा है? चौटाला परिवार। ये पार्टी देवीलाल जी ने बनाई थी। उनका एक ऐसा जलवा था कि 1989 में 89 में डिप्टी पीएम बन गए थे। उनके बेटों में उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। ओपी चौटाला जीत गए। पार्टी और सरकार, पार्टी कौन सी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और सरकार उनके पास आ गई। फिर जब वो अपने बेटे अभय चौटाला के साथ जेल गए तो उनके बेटे यानी अजय चौटाला और अभय चौटाला के बीच में भिड़ंत हो गई। लेकिन यहाँ भतीजा चाचा पर भारी पड़ा, दुष्यंत। भतीजे दुष्यंत ने चाचा को झटका दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी बनाई। अब वो जगदीश खट्टर की सरकार में डिप्टी सीएम है और उनके चाचा अभय चौटाला अपनी पार्टी आईएनएलडी के इकलौते विधायक बचे हुए हैं। अब चलिए, मनोहर लाल खट्टर माफ कीजिएगा, अब चलिए हिंदी बेल्ट की तरफ चलते हैं। हिंदी हार्टलैंड की तरफ जब हम परिवारवाद की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक सिस्टम में नए लोगों को मौका ना मिलना या टैलेंट जाया होने की फिक्र हमें यहाँ ज़्यादा होती है। आज़ादी के आंदोलन से निकली कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है और शिकार भी है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सत्ता हस्तांतरण आसानी से होता रहा। इंदिरा जी के बाद भी ये हो जाता, लेकिन मुश्किल आई तब जब संजय गांधी की प्लेन हादसे में मौत हो गई।
इसके बाद उनकी पत्नी मेनका राजनीति में आना चाहती थी, लेकिन इंदिरा जी पुत्र प्रेम उनका आड़े आ गया। वो अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में ले आई। लंबे झगड़े के बाद मेनका गांधी को कांग्रेस और जिसे हम नेहरू गांधी परिवार से खुद को अलग करना पड़ा कह सकते हैं। फिर राजीव गांधी के हाथ में सत्ता आई और सरकार भी आई। इसके बाद सोनिया जी आई, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन सत्ता उनको मिली नहीं। अब पार्टी भी जाहिर तौर पर नेहरू गांधी परिवार के हाथ में नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बार बार रिमोट कंट्रोल का जिक्र होता रहता है। कांग्रेस का भारत की राजनीति पर ऐसा प्रभाव रहा है, जो भी पार्टी कांग्रेस से बगावत करती थी वो अपनी एक अलग पार्टी बनाती रही, या जिन्होंने विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस का विरोध करके राजनीतिक जमीन हासिल की वो भी परिवारवाद से बच नहीं पाए हैं। यूपी में आइए, हिंदी पट्टी में घुस जाइए। यहाँ पर मायावती जी ने 2019 से अपने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर रखा है। यानी बीएसपी की राजनीतिक लाइन साफ है। मामला समाजवादी पार्टी का समझिए। मुलायम सिंह जी ने 92 में जनता दल को तोड़कर समाजवादी पार्टी बनाई। वो 92 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन 2017 में अखिलेश यादव को चेहरा बना लिया गया। 2012 में जीत मिलने पर उनको मुख्यमंत्री बना लिया गया और उनके छोटे भाई यानी मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव की अखिलेश यादव से बन गई। समाजवादी पार्टी के कुनबे में खूब कलह हुई। अखिलेश यादव 2017 में पार्टी अध्यक्ष बन गए। पता नहीं इसमें मुलायम सिंह जी की कितनी सहमति थी, लेकिन शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी से पत्ता कटा। अब वो वापस लौटकर आ गए हैं, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव को अपना नेता मानना पड़ा। यूपी में और भी पार्टियां हैं जिनमें परिवारवाद जमकर चल रहा है। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, ओपी राजभर की एसबीएसपी, ये सभी पार्टियां परिवारवाद का शिकार है। आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल फोन होगा, मैं इंतजार करती हूं, मोबाइल फोन ले आइए आप और इसमें जरा rjd.co.in लॉगिन कीजिए, वेबसाइट पर जाइए। अब बताइए टॉप पर लगी फोटो में आपको क्या दिख रहा है? मैंने तो इस वेबसाइट को देखा है और आपके सामने यहाँ रख भी रही हूँ। ये टॉप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं आपको? तेजस्वी यादव दिख रहे हैं? तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं? और एक छोटा सा पीछे चेहरा है, शायद आपसे पूछूं तो नाम भी आपको याद नहीं होगा। इसमें जब पार्टी के अबाउट हाइपरलिंक पर आप क्लिक करेंगे, जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अबाउट पार्टी, अबाउट वाले में वो जो हाइपरलिंक है उस पर आप जाइए और क्लिक कीजिए। पार्टी के पदाधिकारियों का नाम उसमें आ जाना चाहिए और मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ, आप भी देख लीजिए। मोबाइल फोन हाथ में रखिएगा। सबसे ऊपर नाम आएगा लालू प्रसाद का, फिर नाम आएगा राबड़ी देवी का, फिर नाम आएगा तेजस्वी जी का, फिर आखिर में तेज प्रताप जी का। लिस्ट फिनिश, इसके आगे कुछ नहीं है। पार्टी के किसी और पदाधिकारी का नाम इसमें नहीं है, जबकि अप्रैल में ही पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई थी। लालू प्रसाद यादव ने 1997 में आरजेडी बनाई थी। जब वो चारा घोटाले में जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। तब उनके बच्चे छोटे थे। माशाल्लाह उनका भरा पूरा परिवार है। अक्सर ऐसे मामलों में घर का बड़ा बेटा वारिस बनता है, लेकिन लालू जी ने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी और सरकार थमा दी। कई बार इससे तेज प्रताप भड़क भी जाते हैं, गुस्सा आपने भी देखा है सामने आ जाता है, लेकिन फिलहाल तो तेजस्वी का इस वक्त वर्चस्व है। एक और पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल है, रामविलास पासवान जी की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। पासवान साहब के गुजरने के बाद यहाँ भी चाचा भतीजे पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच जंग चली आ रही है। अब तक चाचा भारी पड़े हैं। उन्होंने पार्टी और सांसदों के साथ केंद्र में मंत्री पद की जंग जीत ली है, लेकिन चिराग भाई को यकीन है कि जब लोकसभा चुनाव होगा तो शायद उनको पासवान जी का वोट बैंक मिल जाएगा। झारखंड में देखिए शिबू सोरेन परिवार का जलवा साफ नजर आ रहा है। 86 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाई, कमान संभाली, जेएमएम के अध्यक्ष रहे, मौका मिला, केंद्र में मंत्री बने और अब जब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो हेमंत सोरेन जो है उनकी इस बात को या इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है।
और इसी तरीके से ये परिवारवाद का दंश आप ऊपर से लेकर नीचे, अभी तो मैं हाफ वे आई हूँ, पश्चिम बंगाल गई नहीं हूँ, वहाँ फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी 98 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बना चुकी है, अपने दम पर किला जीतती रही, 11 में कम्युनिस्ट पार्टी की 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ दिया, लेकिन अब टीएमसी की वो अध्यक्ष है, 2011 से पश्चिम बंगाल की सीएम है, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अब वो आगे बढ़ा रही है, भतीजे को मत भूलिएगा। वक्त वक्त पर मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता मोर्चा अभिषेक के खिलाफ बुलंद करते रहे मुखालिफत में, लेकिन कुछ ना चली, किसी की ना चली, भतीजा आगे चला। महाराष्ट्र 2 पार्टियां आप जानते ही हैं, एनसीपी है, शिवसेना है, जहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये सब बताने के पीछे, और साउथ की तरफ मैं जा नहीं रही हूँ अभी, ये सब मैंने बहुत गंभीरता से और डिटेल में आपके सामने इसलिए पहुंचाया है क्योंकि अगर ये तमाम लोग पार्टी को अपना परिवार मान लेंगे या परिवार को इनके कार्यकर्ता पार्टी मान लेंगे तो घपला नहीं हो जाएगा, परेशानी नहीं खड़ी हो जाएगी, तो हमारे और आपके मुद्दों की बात कौन करेगा? फिर यहाँ पर हक की लड़ाई नहीं होगी, फिर यहाँ पर जनता की आवाज़ के हक की लड़ाई नहीं होगी, फिर इसके बाद लड़ाई होगी वर्चस्व की, और इस वक्त वो वर्चस्व की लड़ाई आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए आपको सोच विचार कर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा ताकि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले नेताओं को आप चुने, ना कि पार्टी के नाम पर अपने परिवार को आगे ले जाने वालों को। हिंदुस्तान को देखकर बनाए, लेकिन हिंदुस्तान में भी इस वक्त आपको बता दूं एक बवाल मचा हुआ है, आम जनता से मचा हुआ ये बवाल है। इंडिया में हाइड्रोजन बम फट गया है जिसका रिएक्शन बढ़ता ही जा रहा है। हाइड्रोजन बम से मतलब ये नहीं है कि आप घबराने लगे, किसी विदेशी मुल्क का हमला नहीं हुआ है, हमला महंगाई का हो गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान की आवाम के साथ हूँ, और फिलहाल हिंदुस्तान की आवाम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान है वो बढ़ती हुई महंगाई है। आम तो आम, महंगाई से भगवान भी परेशान हो गए। भक्त कह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के चलते भगवान की सेवा कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। सुनिए। ये हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि लोग सच में ये मानते हैं कि महंगाई से उनका जीना मुहाल हो गया है। आप भी इस वक्त बैठे होंगे और मुझे पता है कि चर्चा शुरू हो गई होगी। ये जो इस वक्त आपको हम वीडियो दिखा रहे थे, ये किसी की भावना आहत करने के लिए नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं कि भगवान हम आपकी सेवा कैसे करें, महंगाई भयंकर हो गई है। महंगाई ऐसी चीज़ है जो आम इंसान को परेशान करती है, लेकिन विपक्ष के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाकर मोर्चा खोल दिया है, शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार को टमाटरों से सजाकर बारात निकालते नजर आ रहे हैं। भोपाल में सब्जियों के ब्रीफकेस में रखने की नौबत आ गई है। बंदूकों के साए में प्रदर्शनकारी सड़कों से गुजर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको आपके शहर में बिक रही सब्जियों के दाम बताकर हैरान और परेशान करूं, पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि विपक्ष का प्रदर्शन सिर्फ दिखावा है, छलावा है, या फिर आंकड़े भी महंगाई की गवाही दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महंगाई का हव्वा दिखाया जा रहा है और असलियत कुछ और ही हो। और ये भी परख लेते हैं कि कहीं आंकड़ों में कोई जादूगरी दिखी, जमीनी हकीकत कुछ अलग तो नहीं है। 2020 और 21 में महंगाई दर क्या थी? 6.16%। 2021-22 में महंगाई दर क्या हो गई है? 5.51%। 2022 और 23 में महंगाई दर 6.75% हो गई। 23 में महंगाई दर हो गई है अब 4.75%। और जैसे ही महंगाई दर में 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई, वैसे ही सरकार आने से पीछे नहीं रही। फ्रांस का इन्फ्लेशन 5.1%,
यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का इन्फ्लेशन 4.9%, यूरो एरिया का 6.1%, ऑस्ट्रेलिया का 7%, इटली का 7.6%, यूनाइटेड किंगडम का 8.7% और भारत का इन्फ्लेशन 4.2% है। 4.2। बीजेपी अध्यक्ष ने आंकड़ों में गिनवा दिया कि महंगाई पूरी दुनिया में और दुनिया के मुकाबले सबसे कम कहीं अगर है तो वो हिंदुस्तान में है। और ये बयान कोई महीनों पुराना बयान नहीं है, ये बयान हाल ही में दिया गया बयान है। ओडिशा में जेपी नड्डा भारत में महंगाई को सबसे कम कह रहे थे और आंकड़े भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि महंगाई वाकई कम हुई है। फिर ये विपक्ष क्यों महंगाई का हवा बना रहा है, क्यों बार बार सरकार पर सवाल उठा रहा है, क्यों कांग्रेस हो या केजरीवाल, हर कोई ये कह रहा है कि महंगाई डायन खाए जाए हैं। आज चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है मोदी जी ने, इतनी महंगाई है कि नहीं है? घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, आमदनी बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने आंकड़े हैं, दोनों अपने अपने तथ्य दे रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा ये सही है, दूसरी तरफ देखेंगे यार ये भी आंकड़ा सही है। लेकिन मैंने जिम्मा क्या लिया है? सत्ता और विपक्ष के दावों पर यकीन करने के बजाय जमीनी हकीकत जानने का। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूं कि रोजमर्रा की जरूरत की कुछ चीजें वाकई आसमान छू। टमाटर 30 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 150 रुपए किलो बिक रहा है। जो भिंडी 40 रुपए किलो बिक रही थी, वो अब 70 रुपए किलो बिक रही है। लौकी के दाम 30 रुपए किलो से बढ़कर 60 रुपए के हो गए हैं। बैंगन की कीमत 100 रुपए किलो हो गई है। अदरक का रेट एक महीने के अंदर 100 रुपए किलो बढ़ गया है। जमीन की हकीकत सरकार के आंकड़ों पर सवालिया निशान लगा रही है। महंगाई वाकई बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब महंगाई बढ़ रही है तो सरकारी गुणागणित में कम कैसे हो रही है? आखिर कैसे 15 दिन में ही टमाटर के दामों में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई? इसका सबसे आसान जवाब है देश में चल रहा मॉनसून, जिसके चलते उन राज्यों में भारी बारिश हो रही है जहां इस सीजन में टमाटर का उत्पादन ज्यादा होता है। समझिए, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में टमाटर की खेती सबसे ज्यादा होती है। गुजरात और कर्नाटक टमाटर की खेती वहां पर ज्यादा होती है। राजस्थान में टमाटर की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। अब यहाँ कुछ दोष तो चक्रवात बिपरजॉय को जाता है, जिसने गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश करवाई, टमाटर की फसल खराब हो गई और बिपरजॉय के जाते ही मॉनसून तेजी से पहुंचा भी बाकी सारे राज्यों में। गुजरात इस वक्त भी पानी में डूबा हुआ है। इतनी बारिश हो रही है कि इंसान घरों के अंदर कैद हो गया है। इससे 2 मुख्य परेशानियां हो रही है। पहली तो ये है कि टमाटर की फसल खराब हो गई है। भारी बारिश के चलते खेत में जाकर फसल तोड़ पाना लोगों के लिए मुश्किल का सौदा साबित हो रहा है। दूसरी परेशानी ये है कि जो टमाटर थोक मंडियों के लिए निकल भी रहा है, वो बारिश के चलते कई दिनों में पहुंच रहा है। यानी पूरी सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित हो गई है। और ये बातें सिर्फ टमाटर पर लागू नहीं होती है, ये बाकी सब्जियों पर भी लागू हो रही है। सब्जी के थोक व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आलू भी महंगा होने वाला है, जो बेचारा सबसे सस्ता माना जाता है। सब्जियां महंगी हो गई है और हाल फिलहाल में दाम कम होने की कोई गारंटी दिख नहीं रही है, क्योंकि सिर्फ बारिश ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मॉनसून और चक्रवात को दोष देकर महंगाई से आंखें नहीं मोड़ी जा सकती है। मैं बार बार कह रही हूं कि मैं हवा में बात नहीं करूंगी, मैं आपको वो भी बताऊंगी जो आंकड़ों और मॉनसून के फेर में छुपाने की कोशिश हो रही है। एक सच ये भी है कि टमाटर की पैदावार भी कम हुई है और उसका एक कारण है टमाटर की पिछली फसल की बेकदरी। मई में घरों में टमाटर 10 रुपए किलो में पहुंच रहा था। किसानों को टमाटर के दाम 2 रुपए किलो भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे में किसान फसलों को सड़क पर फेंक रहे थे और टमाटर को सड़कों पर पड़ा देख किसानों ने टमाटर उगाने से परहेज कर दिया। अब 3 चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी: कम पैदावार, बारिश से, फसल खराब और सप्लाई चेन में समस्या।
अब सब्जियां महंगी हो जाए तो क्या खाया जाए? आप कहेंगे कि दाल खाइए और मौज मनाइए, प्रभु के गुण गाइए, लेकिन दालों के दाम भी बढ़ गए हैं। 15 दिन में अरहर दाल 40 रुपए तक की तेजी दिखा रही है। मैं सरकारों से पूछना चाहती हूं कि महंगाई सिर्फ केंद्र की समस्या तो नहीं है, महंगाई तो पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो सरकारें क्या कर रही हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को केंद्र को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लेना क्या सही है? मध्य प्रदेश की सरकार तो वो भी नहीं कर सकती है, फंस जाएगी। लेकिन महंगाई सिर्फ दाल और सब्जियों तक ही सीमित नहीं है, सब्जी बनाने वाले मसालों तक पहुंच गई है और इसके लिए सरकारों को जिम्मेदारी उठानी होगी और महंगाई से कैसे निकाला जाए आम जनता को, इस पर काम करना होगा। फिलहाल आपसे मुझे इजाजत लेनी होगी, वक्त हो चला है। इसे लगातार बेहतर करने की कोशिश होगी। आपके सुझावों की दरकार भी है और आशीर्वाद की भी जरूरत है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए भारत 24।